स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस सेशन में, जहां पे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं हमारी साहस सीरीज़ में। और आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो बेसिकली हम यहां पर थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जनरली बुक्स में एंड इवन हमारी बुक में क्या है कि थर्ड चैप्टर के अंदर हम एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल के बारे में बताते हैं और वहाँ पर कार्नाटिक वॉर्स को एक सीक्वेंस में डिस्कस किया जाता है आपके साथ। बुक में आप उसको उस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो कार्नाटिक वॉर्स चल रही हैं, 3 कार्नाटिक वॉर्स हुई थी, उसमें से पहली 2 को हम अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पर जाकर साहस की प्लेलिस्ट को जरूर देखें और पिछले सेशन को भी आप देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकेंड कार्नाटिक वॉर देखा। सेकेंड कार्नाटिक वॉर के बाद थर्ड कार्नाटिक वॉर से पहले बेसिकली अंग्रेज एक बार बंगाल के ऊपर एक घमासान करते हैं, बंगाल में एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। हमने इसके बारे में पहले भी अपनी सीरीज में डिस्कस किया है। तो ये 1757 में हुई एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसकी वजह से बंगाल के वास्ट रिसोर्सेज अंग्रेज़ों के पास आ जाते हैं और इन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है बाकी के भारत को एनेक्स करने के लिए। कॉन्सिक्वेंटली सबसे पहला इस्तेमाल इसका पाया जाता है थर्ड कार्नाटिक वॉर में, राइट। एंड थर्ड कार्नाटिक वॉर में जीतने के बाद डिसाइसिवली फ्रेंच को एक सबॉर्डिनेट पावर ये बना देते हैं। ब्रिटिश इकलौते ऐसे यूरोपियंस बन जाते हैं जो अनडिस्प्यूटेड पावर हैं और ज़्यादातर पॉलिटिकल कंट्रोल, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी यूरोपियन पावर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। पोर्चुगल भी माइनर प्रेजेंस उनकी है एंड इवन फ्रेंच की भी माइनर प्रेजेंस रहती है। सो ब्रिटिश अल्टीमेटली पूरे भारत को कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। बैटल ऑफ बक्सर के भी कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिनको हम समझेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या इसके कारण थे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज थे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हम पढ़ेंगे, राइट। एंड इन सभी के बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं और आने वाले सालों में भी आ गए हैं, राइट। तो ये हमने बेसिकली एक सीक्वेंस में आज के सेशन को कवर करना है। तो दरअसल हम देखेंगे कि किस तरह से प्लासी की लड़ाई के बाद भारत को एनेक्स करने की सड़क खुल जाती है। कर्नाटिक वॉर से कैसे साउथ इंडिया में ब्रिटिश फ्रेंच को डिसाइसिवली डिफीट कर देते हैं और बक्सर के बाद भारत का सबसे ज्यादा अमीर प्रोविंस अंग्रेजों के अंडर आ जाता है, राइट। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, क्योंकि थर्ड कार्नाटिक वॉर को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट 2 कार्नाटिक वॉर में क्या हुआ था, दिस इज नेसेसरी। तो पहली कार्नाटिक वॉर में हमने क्या देखा था, रीजन देखा था। रीजन था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। दिस वॉज द मेन रीजन जिसकी वजह से इंग्लिश और फ्रेंच यूरोप में लड़ रहे हैं, ऑपोजिट कैंप्स में, वो ऑपोजिट टीम्स में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उसकी गूंज उनकी कॉलोनीज में भी पड़ती है, राइट। वहां पर वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो उसका असर कॉलोनीज पे भी पड़ता है। सो कॉन्सिक्वेंटली नॉर्थ अमेरिका में भी ये लड़ाई होती है एंड इंडिया तक भी ये लड़ाई आ जाती है। इंडिया में फर्स्ट कार्नाटिक वॉर इनकंक्लूसिव होती है, बिल्कुल पता नहीं लगता कि ब्रिटिश जीते कि फ्रांस जीते, लेकिन हार इंडिया जाता है। हार इसलिए जाता है क्योंकि यहां पर हमने पढ़ा था कि रिवर अडियार के पास क्या होती है, रिवर अडियार के पास बैटल ऑफ अडियार होती है। वहां पर अलीवर्दी खान, महफूज खान अपने कमांडर के अंडर 10,000 सैनिकों की सेना को भेजते हैं, जिससे कि फ्रेंच को, जो ज्यादा उछल रहे होते हैं उस टाइम पे, उनको डिफीट करने के लिए कहा जाता है। वो कहते हैं कि आप आपस में लड़ रहे हैं, मेरी ही टेरिटरी में मेरी अथॉरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, सो यू नीड टू बी टॉट अ लेसन। एंड कॉन्सिक्वेंटली व्हाट हैपेंस, वहां पर बहुत बड़ी सेना भेजी जाती है। लेकिन इधर बड़े प्रत्यक्ष रूप से पता लगता है कि 10,000 भारतीय सैनिकों के ऊपर केवल 930 यूरोपियन सोल्जर्स, ठीक है, यूरोपियन सोल्जर्स तो नहीं, इसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे, बट दे वर ट्रेन्ड ऑन यूरोपियन लाइंस, तो उनकी 930 लोगों की सेना भी भारी पड़ जाती है। सो कॉन्सिक्वेंटली जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, जो कि ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से एंड हो जाती है, ठीक है, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। सो कॉन्सिक्वेंटली होता ये है कि इधर से क्लियरली दिख जाता है कि यूरोपियंस के पास अब एक मौका है कि वो इंटरनल डिस्प्यूट्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, इनका फायदा ले सकते हैं पॉलिटिकल पावर को ग्रैब करने के लिए। इसी के चलते मौका ढूंढने की कोशिश की जाती है कि कोई सक्सेशन डिस्प्यूट आए, जो बहुत जल्द मिल जाता है। और सेकेंड कार्नाटिक वॉर बेसिकली एक सक्सेशन डिस्प्यूट के थ्रू स्टार्ट होती है। यहाँ पे ड्यूप्लेक्स वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको ये रियलाइज हो गया था कि सक्सेशन डिस्प्यूट्स का फायदा लिया जा सकता है टू ग्रैब पॉलिटिकल पावर, राइट। सो सेकेंड कार्नाटिक वॉर में 2 टीम्स बनती हैं। पहली टीम बनती है अंडर फ्रेंच, ठीक है, इनके साथ होते हैं चंदा साहिब, राइट। डिटेल हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो को जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और तीसरे इनके एलाय थे, कौन थे, मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग वॉज द थर्ड एलाय। सो बेसिकली चंदा साहिब ये कर्नाटक को जीतना चाहते हैं एंड मुजफ्फर जंग ये हैदराबाद के निज़ाम बनना चाहते हैं, अभी नहीं है। और कॉन्सिक्वेंटली ऑपोजिट कैंप में कौन होता है, ब्रिटिश, वो सपोर्ट करते हैं इनके ओपोनेंट्स को। तो ब्रिटिश अलायंस बनाते हैं मोहम्मद अली के साथ,
राइट, तो त्रिचनोपॉली के फोर्ट में जाके छिप जाते हैं एंड अलॉन्ग विद मोहम्मद अली इनकी नासिर जंग, ठीक है, नसीर जंग जो हैदराबाद में निज़ाम बन जाते हैं, सक्सीड करते हैं आसफ जाह की डेथ के बाद, नासिर जंग सक्सीड करते हैं उन्हें, राइट। तो ये वहाँ पे नवाब बन जाते, निज़ाम ऑफ हैदराबाद बन जाते हैं और इनको मुजफ्फर जंग चैलेंज करते हैं। सो सेकेंड कर्नाटिक वॉर में होता ये है कि फ्रांस के एलाई चंदा साहिब इनकी मृत्यु हो जाती है और ब्रिटिश में नासिर जंग की डेथ हो जाती है। सो कॉन्सिक्वेंटली कर्नाटक के अंदर मोहम्मद अली जो अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश का पिट्ठू है, वो बैठ जाता है एंड हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो फ्रांस का पिट्ठू है वो बैठ जाता है। एंड मुजफ्फर जंग की डेथ के बाद इनका सक्सेसर सलाबत जंग, ठीक है, इनको सक्सीड करता है, वो भी फ्रेंच का ही एलाई है। सो हैदराबाद में फ्रांस का कंट्रोल है एंड कर्नाटक में ब्रिटिश का कंट्रोल है। तो यहाँ पे लगभग इक्वल फुटिंग पे आ जाते हैं एंड बैटल जरूर इनकंक्लूसिव होती है, बट येस पहले किसी टाइम पे जहां साउथ इंडिया में ब्रिटिश की इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं थी, अब इक्वल फुटिंग पे आने से ब्रिटिश की स्ट्रांगर पोजीशन हो जाती है, राइट। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर होगी 1758 से 1763 के बीच, राइट। अब इसके अंदर, ठीक है, ये डेट के बारे में आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, अभी क्लियर हो जाएगी। इससे पहले ना 1758 में जो लड़ाई होती है, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं घटती है। पहली घटना है कि अलीवर्दी खान जो बंगाल के नवाब थे, राइट, और इनसे ब्रिटिश डरते भी थे, जिसकी वजह से इन्होंने साउथ इंडिया को ही समझा कि अपनी सुपरमेसी वहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अलीवर्दी खान के डर की वजह से वो बंगाल में ज़्यादा हड़कंप नहीं मचाते थे, लेकिन अलीवर्दी खान के डेथ के बाद चीज़ें बदलना शुरू हो गई और अंग्रेज़ों को कुछ क्लियर इंडिकेशंस मिली कि बंगाल में वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कॉन्स्पिरेसी एक करते हैं, ठीक है, जिसको हम बैटल ऑफ पलासी भी कहते हैं। दिस इज बेसिकली कॉन्स्पिरेसी ऑफ पलासी, राइट। यहाँ से पलासी की लड़ाई के बाद उनके पास रिसोर्सेज आते हैं और वहाँ से फिर थर्ड कर्नाटिक वॉर में उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये कूल इंटरेस्टिंग PDFs चाहिए फॉर क्विक रिविजन तो मेरे टेलीग्राम चैनल को चंदन लर्निंग विदाउट स्पेस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर इसको ज्वाइन करें। यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट hello.chandan sharma ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप में से बहुत से लोग यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, आपको गाइडेंस यहाँ पे मैं देता हूँ थ्रू वॉइस मैसेजेस, थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस एंड समटाइम्स थ्रू कॉल्स एज वेल, राइट। तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट होइए, जहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिल सकती है यूपीएससी की तैयारी के लिए। अब गाइडेंस है एक और चीज़, अगर आप यूपीएससी IAS 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूँ कि देखो साहस सीरीज में आपने देखा हिस्ट्री को हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हो मुझसे, पढ़ना चाहते हो ना, ठीक है। तो अब हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके में विद फुल मेंटोरशिप, आंसर इवैल्यूएशन एंड वेरियस अदर फीचर्स इसको हम कवर करते हैं P2I बैच में, राइट। ये P2I बैच बहुत अच्छा बैच है, ऑल इंक्लूसिव बैच है एंड इट्स वेरी अफोर्डेबल। साइट पर आप जाओगे या ऐप में जाओगे तो लगभग 45 to 65,000 का ये बैच आपको कॉस्ट करेगा, बट CS Live, दिस इज द कोड CS Live, इस कोड के इस्तेमाल से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी क्लासेस देखो दोस्तों 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, राइट। ओरिएंटेशन इसमें स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ओरिएंटेशन आपकी अच्छे से हो, तो टाइमली इसमें एनरोल कर लो, 11 अगस्त से पहले इसमें एनरोल कर लीजिए आप, राइट। तो मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 11 अगस्त में क्लासेस इसकी जो स्टार्ट होंगी वो 8 AM में होगी, ठीक है, सुबह का बैच है ये, राइट। इसको ऑल इंक्लूसिव इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसमें आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी, लाइव फाउंडेशन आपका होगा, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स की बुक्स इसमें इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, इसमें इंक्लूडेड है भाई साथ के साथ, राइट। मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इवन इंटरव्यू में भी बेस्ट पैनलिस्ट हम आपके साथ लाते हैं आपके सामने और उनके थ्रू आप इंटरव्यू की भी गाइडेंस मिलती है। चलिए हो गई डिस्कशन, अब बैटल ऑफ पलासी पे आते हैं फटाफट, ताकि हम थर्ड कर्नाटिक वॉर के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। तो हमने जब राइज ऑफ बंगाल को पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि किस प्रकार मुर्शिद कुली खान ये इंडिपेंडेंट नवाब बनते हैं, ही बिकम्स अ फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। उनको सक्सीड करते हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट था इनके भी सक्सेशन का, आपस में घरेलू काफ़ी झगड़ा भी हुआ था, राइट। तो शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ये इनको सक्सीड करते हैं। इसके बाद सरफराज खान जो शुजाउद्दीन के बेटे होते हैं ये बनते हैं नवाब, राइट। अब शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान को शुजाउद्दीन के ही एक कमांडर अलीवर्दी खान पसंद नहीं करते, सो ही किल्स सरफराज एंड ही बिकम्स नवाब ऑफ बंगाल इन 1740, आफ्टर 1740, ठीक है। बट अलीवर्दी खान से पहले तो डरते हैं, बट 1756 में बैटल ऑफ पलासी के लगभग 1 साल पहले, 1 year बिफोर 1756 में क्या होता है, अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है। अलीवर्दी खान को सक्सीड करते हैं सिराजुद्दौला,
राइट लेकिन सिराजुद्दौला के बहुत से दुश्मन हैं और यहीं पे ब्रिटिश को कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। उनको एक तरफ लगता है कि अलीवर्दी खान जो बहुत ही स्ट्रांग नवाब थे अब ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, एंड अलॉन्ग विद दैट सिराजुद्दौला जो बहुत वीक नवाब है, एंड अलॉन्ग विद दिस उनके दुश्मन भी बहुत हैं, यहाँ पर हम फायदा ले सकते हैं। और बंगाल के ऊपर उनकी काफ़ी नज़र थी, उन्हें पता था इट्स क्वाइट रिसोर्सफुल। राइट सो यहाँ पे लेते हैं एक नॉस्टैल्जिया लेते हैं, ठीक है। नॉस्टैल्जिया क्या है कि इधर ऐसा हुआ था दैट अलीवर्दी खान ने मरने से पहले कहा कि मेरा ग्रैंडसन, उनकी बेटी का बेटा यानी कि उनका नाती सिराजुद्दौला ये उनका सक्सेसर बनेगा, और ये बन भी गए थे, ठीक है। इसमें हुआ ये था कि अलीवर्दी खान की 3 बेटियां थीं और इन तीनों बेटियों की जो शादी थी वो जो बंगाल प्रोविंस के जो सब प्रोविंसेस थे, ठीक है, मान लीजिए कि ये बंगाल है, ठीक है, इस बंगाल के ज्यूरिसडिक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट सब प्रोविंसेस थे, उनके फौजदार एंड सूबेदार, ठीक है, डेप्यूटी सूबेदार, उनके साथ इनकी बेटियों की शादी हो रखी थी। फॉर एग्जांपल घसीटी बेगम, इनकी शादी डक्का के फौजदार के साथ हो रखी थी, मैमूना बेगम की शादी पूर्णिया के फौजदार के साथ हो रखी थी, और अमीना बेगम की शादी बिहार के फौजदार के हो रखी थी। अब अमीना बेगम का बेटा था सीरज, ठीक है, सिराजुद्दौला या सीरज अमीना बेगम का बेटा था। राइट नाउ घसीटी बेगम पसंद नहीं करती थी सिराजुद्दौला को, ये चाहती थी कि इनकी सेकंड सिस्टर मैमूना बेगम का जो बेटा है हु इज बेसिकली शौकत जंग, डू नॉट कंफ्यूज हिम विद सलाबत जंग, सलाबत जंग वो हैदराबाद वाले हैं, शौकत, ठीक है, शौकत जंग, ठीक है, ये जो के आ रहा है, ठीक है, आपने अगर याद रखना है तो शौकत जंग के नाम में के आता है, के इज फॉर कोलकाता, कोलकाता कहाँ पे है, बंगाल में है, तो शौकत की बात होगी बंगाल में। राइट और सलाबत वो कहाँ रहेंगे, हैदराबाद में रहेंगे। राइट तो शौकत जंग जो मैमूना बेगम इनकी सेकंड बहन के बेटे हैं, राइट मासी हैं ये इसकी, तो ये चाहती हैं इनको बनाया जाए नवाब, ताकि मतलब डक्का को काफ़ी फेवर मिल सकती है और इनकी भी पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। अब इस सक्सेशन के डिस्प्यूट में ब्रिटिश हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई होती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक सिचुएशन बन गई है। राइट नाउ पलासी से पहले ना कुछ इंसिडेंट होता है। अब पलासी की लड़ाई ना अंग्रेज लड़ नहीं सकते, अंग्रेज लड़ इसलिए नहीं सकते क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने पहले तो प्रूव करना पड़ेगा कि आप इंडिया में जाकर इतनी लड़ाइयाँ कर क्यों रहे हो, कि बैटल करने की ज़रूरत क्या है बंगाल में, क्योंकि अलीवर्दी खान का नाम है ना, था 56 तक। अब वहाँ पे ब्रिटिश को भी पता है, पार्लियामेंट को, कि हाँ अलीवर्दी खान से हम थोड़ा दूर रहते थे क्योंकि ब्रिटिश की पोजीशन वहाँ पे कमज़ोर पड़ सकती थी। तो ऐसा क्या है, क्या प्रिटेक्स्ट है कि आप जस्टिफाई करोगे कि बंगाल में लड़ना चाहते हैं। तो इस प्रिटेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए अपने आप सिराजुद्दौला ही रॉबर्ट क्लाइव को एक सिचुएशन बनाकर दे देते हैं। लेट अस सी किसका कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है। सी हमने पढ़ा था कि फरमान 1717 में फारूक शियार ने अंग्रेजों को दे दिया था, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, आई होप यू रिमेंबर दिस। राइट 1717 में फारूक शियार ने अंग्रेजों को फरमान दे दिया और उस फरमान से कई सारे प्रिविलेजेस इनको मिलने स्टार्ट हो गए। और फारूक शियार का बेसिकली उनको ना गुप्त रोग था, राइट, उस गुप्त रोग की वजह से उनकी शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई अजीत सिंह 2 की बेटी के साथ, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। राइट तो उसके चक्कर में इन्होंने पूरा का पूरा फरमान दे दिया और इंडिया का एक अलग ही हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इस फरमान की वजह से ना दस्तक का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था। राइट ड्यूटी फ्री ट्रेड जब ब्रिटिश कर रहे हैं तो उसका जो रेवेन्यू बंगाल के नवाब की ट्रेजरी में जाना चाहिए था, राजकोष में जाना चाहिए था, वो मिल ही नहीं रहा था उसे। राइट और हो रहा था कि दस्तक के मिसयूज़ की वजह से भी जो ऑफिशियल्स का प्राइवेट ट्रेड था उस पर तो टैक्स बनता था, वो टैक्स भी नवाब के ट्रेजरी में जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पर नवाब अंग्रेज़ों से खुश नहीं है और सिराजुद्दौला ना ऐसे करके बैठ के ऐसे क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, ही इज़ थिंकिंग समथिंग लाइक दिस। राइट इसके बाद कृष्णदास क्या था कि इसको फाइनेंसेस का एक इंपॉर्टेंट काम दिया था, लेकिन ये नवाब के ट्रेजरर, ठीक है, नवाब के ट्रेजर थे और बहुत सारे ट्रेजर्स को लूट कर ऐसे भाग गए और अंग्रेज़ों ने इसको शेल्टर दी। जब नवाब की फौज ने इसको चेस करने की कोशिश की, अंग्रेज़ों के पास जाके ये छिप गया और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने शेल्टर दी। नवाब को चढ़ा गुस्सा, कहते यार ये क्या बात है, नवाब मैं हूँ, बिहेव ये कर रहे हैं नवाब की तरह, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। राइट तो यहाँ से भी सिराजुद्दौला को लगा कि ब्रिटिश मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, मेरी सॉवरेनिटी को, मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। इसी के साथ जब घसीटी बेगम और शौकत जंग इनकी अलायंस के और इनके मंसूबों के बारे में पता लगा तो अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर इनकी हम हेल्प कर दें टू टेक द नवाबशिप ऑफ बंगाल, तो वहां से क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम देयर, कि इनको बेसिकली ये हमें फेवर करेंगे। ठीक है और इंडियंस ना यार अभी भी ऐसे करते हैं, थोड़ी सी फेवर किसी की कर दो सिर पे चढ़ा देते हो पूरा का पूरा, इंडियंस अभी भी ऐसे करते हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं हम। ठीक है तो वहां पर भी ये इसी फिराक में थे। राइट और इसी के साथ साथ क्योंकि कर्नाटक में लड़ाइयाँ चल रही थी, यूरोप में भी लड़ाइयाँ चल रही थी, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यार इससे पहले कि फोर्ट विलियम पे कुछ पंगा पड़े हम इसकी फोर्टिफिकेशन कर देते हैं। तो उन्होंने फोर्ट विलियम जो कहाँ पे है, आज के कोलकाता
कलकत्ता में मौजूद है, ठीक है। उस टाइम पर बंगाल में अंग्रेज़ों की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पर थी। वहाँ पर फोर्ट विलियम में इन्होंने तोपों को माउंट कर दिया, कैनन्स, ठीक है, इन्होंने कैनन्स लगा दिए। अब मुझे आप ये बताओ, एक तरफ ये फरमान को मिसयूज़ कर रहे हैं, एक तरफ कृष्ण दास को सपोर्ट कर रहे हैं, घसीटी बेगम को सपोर्ट कर रहे हैं, फोर्ट विलियम पर भी इन्होंने कैनन्स लगा दिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसा जब होगा तो क्या नवाब को नहीं लगेगा कि ये इसी के पीछे आ रहे हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, लगेगा ना? तो वही हुआ, नवाब ने कहा अभी इनको बताता हूँ। तो हुआ ये, नवाब इनसिक्योर हो गए। नवाब ने अपनी एक बहुत बड़ी सेना 20 जून 1756 को कहाँ भेजी? फोर्ट विलियम में। दिस इज फोर्ट विलियम ऑफ टुडे। बहुत सुंदर बिल्डिंग बन चुकी है ये, लेकिन 1756 के समय ये बड़ा ही इसका बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है। ये आप मतलब समझ लो कि ये पोर्शन जो है ना, कुछ पोर्शन ये बाद में ऐड हुए थे, ये सिर्फ इतना सा हुआ करता था पहले, राइट। पर चलो, कितना था कितना नहीं था ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे नवाब ने अटैक कर दिया, ठीक है। जब अटैक किया तो फोर्ट विलियम के जो ऑफिसर इन चार्ज थे या गवर्नर थे, ही वॉज रॉजर ड्रेक, ठीक है। एंड देयर वॉज अनदर गवर्नर हु वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल में नवाब का चल रहा है अभी काम, लेकिन ब्रिटिश ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए क्या किया? बंगाल का एक गवर्नर है, उस गवर्नर का नाम है जॉन जी हॉलवेल, और दूसरी तरफ बंगाल के अंदर जो फोर्ट विलियम है उस एस्टैब्लिशमेंट का गवर्नर है गवर्नर रॉजर ड्रेक। तो रॉजर ड्रेक ने कहा यार ये तो क्या हो गया, तो जैसे शाहरुख खान नहीं करता किसमें, ओम शांतियों में, भागो, यहाँ पे रॉजर ड्रेक भाग गया, राइट। ही मतलब कहा कि यार ऐसा है कि अब बैठो, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आप बैठो, आ रहा हूँ। इस तरह से करके इसने क्या किया, ये वहाँ से कल्टी हो गया, ठीक है, पतली गली से निकल गए और कहा कि मैं ना मद्रास में कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। रॉबर्ट क्लाइव साहब, उन्होंने ना आरकॉट में बड़ी अच्छे से चंदा साहब को ऐसे हरा दिया, उनकी सेना आएगी तो हमें बचा लेगी, ठीक है। और मीनवाइल 146 लोग, लगभग 146 लोग पीछे छोड़ दिए, इसमें से कई महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और कहा कि सर, बंगाल के गवर्नर सर जॉन जी हॉलवेल, आप देखो बंगाल के गवर्नर हो, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, आप रहो इनके साथ, मैं आया, बस 5 मिनट आया, राइट। तो हुआ ये कि यहाँ पे नवाब की आर्मी ने, और नवाब की आर्मी किसके अंडर है? मानिक चंद, ठीक है। मानिक चंद एक उनका कमांडर है, वो यहाँ पर लीड कर रहा है, राइट। तो उन्होंने इन 146 लोगों को एक बहुत ही छोटे से कमरे में बंद कर दिया, राइट। 18 फीट बाय 14 फीट, ठीक है। कई सोर्सेज में इसके कुछ डिफरेंट डायमेंशंस भी हैं, बट दिस इज 18 फीट बाय 14 फीट। एक छोटे से कमरे में उसको बंद कर दिया, इतने सारे लोगों को, राइट। इस कमरे में कहते हैं सिर्फ 2 ही खिड़कियां थी। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, 1959 में ना कुछ हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा कि 140 नहीं, अराउंड 62 लोगों को इस कमरे में बंद किया था, जिनमें से 21 लोग मरे थे। लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव को जब बहाना चाहिए था भारत के साथ लड़ने का, नवाब के साथ लड़ने का, तो उसने ये बताया कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इस इंसिडेंट को फेमस कर दिया। हुआ ये कि जब 20 जून समर सॉलिस्टाइस का टाइम होता है, जब पीक पे सूर्य अपनी गर्मी छोड़ता है धरती के ऊपर, और बंगाल आपको वैसे ही पता है क्लाइमेट कैसा है, तो वहाँ पर जब इतने छोटे से कमरे में 140 लोगों को ठूस दोगे तो सफोकेशन की वजह से सिर्फ 26 लोग सर्वाइव कर पाए, 120 लोगों का देहांत हो गया, राइट। कई स्टडीज बताती हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने ये जानबूझकर फैब्रिकेट किया ताकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने एक्शंस को वो जस्टिफाई कर सकें सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए, राइट। और मीनवाइल उन्होंने मानिक चंद को ब्राइब दी, उन्होंने कहा कि भैया ये पकड़ और अब निकल जा, ठीक है। तो मानिक चंद ने क्या किया कि लड़ाई का ढोंग किया और फटाफट मुर्शिदाबाद पहुंच गया, जो कि कैपिटल है नवाब सिराजुद्दौला की, और वहां भी उन्होंने कहा कि नवाब साहब वो फोर्ट विलियम्स को वापस ले गए। और फोर्ट विलियम्स को जब इन्होंने कॉन्कर किया था तो इसने कैलकाटा को अलीनगर का नाम दे दिया था, ठीक है, अलीनगर बना दिया था, बट रॉबर्ट क्लाइव ने वापस इसको जीत लिया, राइट। अब इनके बीच में कन्फ्रंटेशन होने वाली है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को सिचुएशन पता थी कि नवाब के अगेंस्ट कौन कौन है, राइट। एक मीर जाफर तो इनके अगेंस्ट थे ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नवाब्स आर्मी, नवाब की बहुत बड़ी आर्मी का जत्था इनके पास था, इनके अंडर था। राय दुर्लभ ये भी नवाब की आर्मी में एक बहुत बड़ा चंक होल्ड करते थे। मानिक चंद जो कैलकाटा का ऑफिसर इंचार्ज जिसको बनाया था वो भी इनका पिट्ठू बन चुका है। आमिर चंद जगत सेठ, आमिर चंद एक रिच मर्चेंट थे, जगत सेठ बैंकर थे, राइट। तो ये लोग भी क्या करते थे कि कहीं ना कहीं अपने ट्रेड का फायदा लेने के लिए ना, इनको पता है कि अंग्रेजी ऑफिशियल्स दस्तक का मिसयूज करते हैं, तो ताकि इनको भी ड्यूटी ना देनी पड़े तो ये क्या करते थे, दस्तक, ठीक है, अंग्रेजों का ही कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ सांठ गांठ बना के कि नवाब को, जैसे नवाब अगर टैक्स लेगा तो वो 200 रुपये लेगा, तो ये क्या करते थे, कहते थे कि आप 75 रुपये ले लो कंपनी जी, और हमारा सामान भी अपने साथ ट्रांसपोर्ट करवा दो, चौकी पे हमें टैक्स ना देना पड़े। ये मिसयूज कर रहे थे। सिराजुद्दौला का पता लग गया, सिराजुद्दौला इसको रिजॉल्व करना चाहता था, इसलिए कई
रिच मर्चेंट्स भी अगेंस्ट थे सिराजुद्दौला के नवाब बनने से। सो आमिर चंद, जगत सेठ और खादिम खान, इनके अंडर भी काफ़ी बड़ा नवाब के ट्रूप्स थे। ये सारे रॉबर्ट क्लाइव के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और अब ब्रिटिश की कन्फ्रंटेशन बिल्कुल इनएविटेबल है। तो अब जब रॉबर्ट क्लाइव को पता है कि अगर मैं लड़ा मैं जीतूंगा ही, तो इन्होंने कहा कि अब लड़ाई का बहाना क्या ढूंढे। इन्होंने कहा कि देखो सिराज, आपकी ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और जब किसी के साथ लड़ाई मोलनी होती है ना, तो ऐसी कंडीशन थोप देते हैं लोग आज भी कि क्या होता है कि जो अगला पूरी ही ना कर सके। ठीक है, जब भी किसी ने लड़ाई मोलनी होती है ना किसी के साथ, सामने वाले के सामने ऐसी कंडीशन रख दो जो पता है कि वो कर ही नहीं सकता। यहां पर भी रॉबर्ट क्लाइव ने वही किया, राइट। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ऐसी कंडीशंस रख दी, नवाब सिराजुद्दौला ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है तो आ जाओ फिर, टाइम पालो। ठीक है, होता ना आजकल के यंगस्टर्स भी ना, टाइम डाल लो, पलासी में आ जाओ, वहाँ देख लेते हैं, आ जाओ आ जाओ, क्या हुआ, डर गए? तो यही हुआ इन्होंने, राइट। तो इधर फिर कन्फ्रंटेशन वॉज इनएविटेबल। तो अब यहाँ पे पलासी, जो कि कैपिटल मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 23 जून 1757 में कन्फ्रंटेशन होती है। इधर अगेन नोट करने वाली बात यह है कि कंपनी सरकार की 3050 सोल्जर्स, लगभग 3000 सोल्जर्स की सेना है, और दूसरी तरफ नवाब की 50,000 सोल्जर्स की सेना है। बट दुख की बात यह है कि ज़्यादातर सेना मीर जाफर, मानिक चंद और राय दुर्लभ, इन तरह के लोगों के अंडर है, राइट। और यहाँ पे जो नवाब का साथ देते हैं वो सिर्फ मीर मदन और मीर मोहनलाल इनका साथ देते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब लड़ाई चलती है तो ब्रिटिश सेना की एक गोली मीर मदन के सिर में जाके लगती है, मीर मदन की डेथ हो जाती है। यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो मीर जाफर नवाब को कन्विंस करते हैं कि यार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उन्होंने मीर मदन को मार दिया, ठीक है, जैसे अश्वत्थामा मारा गया, मीर मदन मारा गया। तो नवाब आप सेफली मुर्शिदाबाद की तरफ प्रस्थान करें, यहाँ मैं संभाल लूंगा, हमारी बहुत बड़ी सेना है, आप सिक्योर रहें। नवाब चले जाते हैं। पीछे से क्या होता है कि मीर मोहनलाल को भी शहीद कर दिया जाता है। एंड राय दुर्लभ, मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी को बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, थोड़ा सा बहाना होता है, और उसके बाद इंग्लिश यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी या कॉन्स्पिरेसी ऑफ पलासी जीत जाते हैं। अब यहाँ पर बैटल ऑफ पलासी जीतने के बाद होता यह है कि सिराजुद्दौला, इनका काम खत्म, राइट। मीर जाफर नवाब बन जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बन जाते हैं बंगाल के। तो इनकी पहली गवर्नरशिप 1757 से 1760 तक रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंगाल के गवर्नर बन गए। अंग्रेज सरकार काफ़ी खुश होती है इनसे कि आपने कर्नाटक में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, बंगाल में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, तो इनको गवर्नर बना दिया बंगाल का। इसी के साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पहले क्या था कि अगेन नवाब अपनी पावर्स को यूज करके इस ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, फ्री ट्रेड ये कर सकते हैं, आराम से खुला ट्रेड करो, अपने गुड्स लाओ, कोई टैक्स नहीं देना। तो ये इनको फायदा हो। यहाँ पे दस्तक जो इनको मिलते थे इस फ्री ट्रेड के लिए, अब देयर इज प्रोविजन, या प्रोविजन नहीं, अब फर्दर चांस है कि इसको और मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। पहले तो मिसयूज हो ही रहे थे, अब और ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। इसी के साथ आज भी बंगाल में 24 परगनास के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी 24 परगनास, जो काफ़ी एक रिच प्रोविंस था, फर्टाइल लैंड से काफ़ी सारा रेवेन्यू वहाँ से आ सकता था, प्रोडक्शन वहाँ से हो सकती थी रॉ मटेरियल की, ये अंग्रेज़ों को दे दिया मीर जाफर ने बहुत ज़्यादा खुश होके। इसी के साथ साथ इतना खुश था मीर जाफर कि मैं नवाब बन गया कि इन्होंने कंपनी के ऑफिशियल्स को 50 लाख के गिफ्ट दे दिया। उस समय पर 50 लाख की सोचो कितनी वैल्यू होगी। और नॉट ओनली दिस, इन्होंने जो फ्रेंच सेटलमेंट्स थी बंगाल में, उनको भी फोर्सफुली अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर करवा दिया। तो अब अंग्रेज लगभग अनडिस्प्यूटेड पावर बन चुके हैं बंगाल में, राइट। तो मीर जाफर ने और क्लाइव को भी कई सारे पर्सनल गिफ्ट्स और ब्राइब्स थी, राइट। तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम डिस्कस करें पलासी की और इसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रक्चरिंग में ना वो हेडर्स बनाया करो, इसको मैं लेयरिंग भी कई बार कहता हूँ, ठीक है। तो इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या थी, इकोनॉमिक क्या थी, मिलिट्री क्या थी। और मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो मैंने ब्रीफली पॉइंट्स बताए हैं, आप इन पॉइंट्स को भी इसमें एडजस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग कि आपसे मेंस में सवाल क्या पूछा जाता है। तो इधर हुआ ये कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये थी कि इसमें अंग्रेज़ों ने ना नवाब मीर जाफर को कन्विंस किया कि देखो यार आपने इतना बड़ा हमारा साथ दिया, दुश्मन आपके भी बहुत हैं जैसे पिछले नवाब के थे, तो हम 6000 ट्रूप्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये 6000 ट्रूप्स मुझे कॉमेंट्स में बताना ये इनके सपोर्ट के लिए थे कि इनको खाने के लिए थे, राइट। तो इन 6000 ट्रूप्स के जरिए नवाब मीर जाफर उसने अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी सॉवरेनिटी को चरणों में डाल दिया अंग्रेज़ों में, ठीक है। इसी के साथ एक ऑफिसर वॉट्स थे, ठीक है, वॉट्स को नवाब के कोर्ट में भेज दिया, कहा कि ये हमारे बेस्ट ऑफिसर आपकी हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि काम था नज़र रखना कि कोर्ट इंट्रीग्स, कोर्ट पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके बारे में खबर देना, ताकि जब भी मौका मिले या मीर जाफर हमारे अगेंस्ट जाए इसको भी हम हटा देंगे, राइट। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का ये
सबसे बड़ा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ये था कि भारत का जो सबसे रिच प्रोविंस था, जहाँ से मगध एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर हिस्टोरिकली स्टार्ट हुआ था, उसकी इम्पोवरिशमेंट की गाथा यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। हम सब देखते हैं कि कितने सारे बंगाल फैमिन अभी आएंगे, राइट। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों को क्या है कि फ्री ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, और आगे जाकर बंगाल को पूरी तरह जब ये कैप्चर कर लेंगे तो दीवानी राइट्स जब मिलेंगे, वहाँ पे इतने ज़्यादा ये टैक्सेस लगाएंगे लोगों के ऊपर कि वहाँ पर फैमिन का मुद्दा काफ़ी बार हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो फ्रेंच और डच की यहाँ पर प्रेजेंस थी वो मार्जिनलाइज हो गई, और अंग्रेज़ों को यहाँ पे क्या मिला, मोनोपोली। ठीक है, अंग्रेज़ों को क्या मिली, मोनोपोली मिल गई यहाँ पर। मिलिट्री सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। मिलिट्री सिग्निफिकेंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंगाल के जो वास्ट रिसोर्सेज थे, ठीक है, ये अब अंग्रेज़ों के चरणों में हैं और बहुत डिसाइसिव रोल ये प्ले करने वाले हैं एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को अंत करने में इन कार्नाटिक। ठीक है, अब ये अंत कैसे होगा, लेट अस सी दैट। थर्ड कार्नाटिक वॉर का अगर मैं रीजन बताऊं, अगेन ये क्या था, 7 ईयर वॉर। ठीक है, 7 ईयर वॉर। अब क्योंकि 7 ईयर वॉर के ईयर्स हैं 1756 से लेके 1763 तक, इसलिए कई बार टेक्स्ट बुक्स में ये ईयर्स बता देते हैं कि थर्ड एंग्लो कार्नाटिक वॉर इतने सालों तक चली। लेकिन एक्चुअली इंडिया में जो थर्ड कार्नाटिक वॉर थी ना, उसकी शुरुआत होती है 1758 से। कब, जब फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच को सेकेंड कार्नाटिक वॉर, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर याद रहती है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कार्नाटिक वॉर के समय ब्रिटिश को पता था कि हमारी प्रेजेंस है नहीं नेवल की, और उन्होंने अटैक कर दिया था। वो ठीक है कि हमें मॉरिशस से रीइंफोर्समेंट मिल गई थी, एंड हमने जो ड्यूप्लेक्स, डूड एंड ब्रो बुर्दनवा, ठीक है, उन्होंने काफ़ी हेल्प करती, संभाली थी सिचुएशन। लेकिन आज की अभी की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हम अपने एक ऑफिसर लाली, काउंट द लाली को भेजेंगे, वो यहाँ पर ज़रा ब्रिटिश को पहले ही अटैक कर देगा। तो अटैक फर्स्ट की पॉलिसी इन्होंने अपनाई, और अभी हम ना बार बार ये देखेंगे कि जो पहले अटैक करता है ना, वो जनरली हार रहा है। अंग्रेज़ों को सेटबैक लगा था, ठीक है, उन्होंने अलीवर्दी खान की हेल्प मांगनी शुरू की थी, वो अलग बात है कि सिचुएशन बिल्कुल ही उलट हो गई। ठीक है, बट यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा। तो 1758 में काउंट द लाली के अंडर फ्रांस के ट्रूप्स क्या करते हैं, वो फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे, आज के समय में ना कडलोर एक जगह है, चेन्नई से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, कडलोर नाम की जगह पर इनका फोर्ट सेंट डेविड था। वो फ्रेंच कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही ये कैप्चर करते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली कुछ सेटबैक्स लगने स्टार्ट हो जाते हैं फ्रेंच ट्रूप्स को। ठीक है, तो इस वजह से आप याद रखना कि 1758 में ये इंसिडेंट होता है। तो थर्ड कार्नाटिक वॉर इंडिया में 1758 से लेके 1763 के बीच मानी जाती है चली थी। ठीक है, एंड जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं एक छोटा सा, यार इसके ना डिटेल में नहीं जाना, बहुत बच्चे क्या करते हैं, इवन P2I बैच में भी ना बहुत ज़्यादा समटाइम्स ना क्यूरियोसिटी, टू मच क्यूरियोसिटी कैन बी हार्मफुल। तो मैं बहुत ब्रीफ बता रहा हूँ। मैंने ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जो पहले थी वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दी, इतनी डिटेल में जाना नहीं होता वैसे। ठीक है, बहुत रटने मत बैठ जाना, मेन निचोड़ उसका समझना है जो मैंने आपको स्लाइड्स में दे दिया है। ठीक है, अब जो 7 ईयर वॉर थी ना, उसके जो सीड्स थे वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में ही मौजूद थे। इसमें हुआ ये था कि मरिया थरीसा का, आपको याद है कि क्या था कि प्रूशिया ने ना, ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे स्टार्ट हुई थी, जब प्रूशिया ने सिल्सिलिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। जब मरिया थरीसा अपने फादर की डेथ के बाद रानी बनती हैं तो प्रूशिया को लगता है ये कमज़ोर हैं, उन्होंने सिल्सिलिया को कॉन्कर कर लिया था। अब ब्रिटेन ने कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और ऑन दी अदर हैंड फ्रांस था वो बवेरिया और स्पेन के साथ जुड़ गया। उसके बाद प्रूशिया और सैक्सनी के साथ इसने थरीसा के अगेंस्ट अलायंस बनाई। अब यहाँ पे ना इनिशियली ब्रिटिश ने ना इनको कन्विंस किया कि सिल्सिलिया इसको आप छोड़ दो ताकि प्रूशिया न्यूट्रल रहे, राइट, जिसकी वजह से थरीसा खुश नहीं थी। और दूसरी तरफ प्रूशिया न्यूट्रल पहले हो गया, बाद में फ्रांस ने कहा कि चलो और टेरिटरी आपको दिलवाऊंगा, मेरे साथ जुड़ जाओ, लेकिन और टेरिटरी मिली नहीं, और प्रूशिया कॉन्सिक्वेंटली फ्रांस के साथ खुश नहीं था। तो हुआ ये कि थरीसा ने कहा कि ब्रिटिश आपसे कोई हेल्प मिली नहीं, अब मैं फ्रांस से हेल्प लूंगी ताकि मैं सिल्सिलिया को वापस ले सकूं। और प्रूशिया ने कहा कि ब्रिटिश ये ना थरीसा फिर से सिल्सिलिया मेरे पास वापस लेने आ रही है और ये फ्रांस की हेल्प ले रही है, तो आप मेरे साथ आ जाओ। तो 7 ईयर वॉर में प्रूशिया प्लस ब्रिटिश ये अलायंस बनी, एंड ऑस्ट्रिया जिसमें थरीसा लीड कर रही हैं प्लस फ्रांस, ये अलायंस बनी। तो कॉन्सिक्वेंटली 2 ऑपोजिट कैंप्स में ही आ गए। जैसे ये 2 ऑपोजिट कैंप्स यूरोप में आएंगे तो उसका असर इंडिया पर भी देखने को मिलता था, वही यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो थर्ड कार्नाटिक वॉर में तभी फिर काउंट डी लाली को भेज दिया कि इंडिया में अपनी कॉलोनीज को रिस्टोर करके रखना, पकड़ के रखना, ये हमारे हाथ से ना चली जाए। लेकिन दिलाली को प्रॉब्लम्स क्या फेस हुई कि इनके पास यहाँ पर ना नेवल सपोर्ट जो मॉरिशस से आना था, तो अब इस वक्त ब्रो है नहीं इधर, राइट, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। सो काउंट डी लाली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि इसको नेवल सपोर्ट नहीं मिलता। सेकेंडली इनके पास
एम्यूनिशंस और फंड्स की भी कमी हो जाती है, इतनी कमी कि ये सोल्जर्स को पे नहीं कर पाते। ऑन टॉप ऑफ इट लाली का डिक्टेटोरियल और रूड बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से सोल्जर्स बहुत ही डिमीनिंग फील करते हैं। वो कहते हैं यार किस तरह के जनरल के साथ हम लड़ रहे हैं, इसको बात करने की अक्ल नहीं है, हम इतना ज़्यादा सामने जाकर गोली खा रहे हैं, बंदूक खा रहे हैं, ये क्या कर रहा है इंसान, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर काउंट डी लाली और उसके ट्रूप्स को एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता। इसी के साथ साथ आपको पता है कि साउथ में, ठीक है, ये वॉर कहाँ चल रही है, ये साउथ में चल रही है, राइट, ये कर्नाटक रीजन में वॉर चल रही है। यहाँ पर अब हैदराबाद में निज़ाम के कोर्ट में बस्सी ने, ठीक है, मार्कस बस्सी ने मुजफ्फर जंग की डेथ के बाद इमीडिएटली सलाबत जंग को इंस्टॉल करा दिया था और ड्यूप्लेक्स ने मार्कस बस्सी को निज़ाम की खिदमत में रखा था मुजफ्फर जंग की, ताकि नज़र रखी जा सके। और उसका फ़ायदा देखा भी हमने कैसे फ्रेंच को मिला था, राइट। अब यहाँ पर काउंट डी लाली ने कहा कि मार्कस बस्सी तू मज़े ले रहा है वहाँ पे कोर्ट में, मेरी यहाँ पे बैंड बजी पड़ी है, ठीक है, बैंड BAND, ठीक है, बैंड बजी पड़ी है और तू वहाँ पे मज़े ले रहा है, मेरी हेल्प कर चला, राइट। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती प्रूव होती है जब फ्रांस का एक एजेंट काउंट डी लाली की हेल्प करने के लिए निज़ाम के कोर्ट को छोड़ता है। अंग्रेज़ों के पास अब एक मौका है कि वो सलाबत जंग के साथ एक ट्रीटी करके अपनी पोजीशन वहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लें। तो पहले मैंने आपको बताया कि पोजीशन ये थी कि चंदा साहिब को मरवा कर मोहम्मद अली को कर्नाटक में ब्रिटिश ने अपना पिट्ठू बना लिया था, और हैदराबाद में सलाबत जंग ये फ्रेंच का पिट्ठू है। लेकिन जैसे ही बस्सी इसको दिलाली बुला लेता है तो अब फ्रांस यहाँ पर मौजूद नहीं है और सलाबत जंग ब्रिटिश के साथ ट्रीटी करके इनका पिट्ठू बन जाता है। तो साउथ रीजन में, डेक्कन रीजन में कर्नाटक और हैदराबाद दोनों में ही अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, ब्रिटिश के पिट्ठू हैं, फ्रेंच के नहीं है, राइट। ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। और पीछे से जब बस्सी चला जाता है, पीछे से इनकॉम्पिटेंट कमांडर्स हैं, ये बेचारे कुछ कर सकते नहीं, राइट। अब अंग्रेज़ों की पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, वो कहता है पलासी को तो मैंने पलासी की लड़ाई के बाद मेरी पोजीशन यहाँ पे स्ट्रांग है, तो चलो अब वापस कर्नाटक का रुख करते हैं। अब रिसोर्सेज जो उनको मिले, ठीक है, काफ़ी सारी टेरिटरीज जो थी उसकी ज़मींदारी भी मीर जाफ़र ने रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। वहाँ से मिलने वाले टैक्सेस से उन्होंने अपनी सेना थोड़ी बढ़ाई, पोजीशन स्ट्रॉन्ग की एंड कॉन्सिक्वेंटली साउथ में भेज दी। और नॉर्दर्न सरकार का रीजन जो बहुत रिच फर्टाइल रीजन था, अच्छा रेवेन्यू वहाँ से आता था, तो उसके राजमुंदरी और मसूलीपट्टनम इसको जीत लिया और सलाबत जंग को अपनी साइड कर लिया। तो यहाँ पे फ्रांस की जो साउथ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी खत्म, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। अब काउंट डी लाली को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, वो कहता है कि मैं अब इसका बदला तो लूंगा, मैं अपनी पोजीशन इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। सो होता ये है कि ये दोनों आपस में लड़ते हैं, ब्रिटिश और फ्रेंच की आपस में लड़ाई होती है। इनकी सबसे घमासान लड़ाई 1760 में होती है। इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ वंदवासी की लड़ाई कहा जाता है, या फिर बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है। वांडी वॉश इज बेसिकली एंग्लिसाइज्ड फॉर्म ऑफ वंदवासी। तो तमिलनाडु में ये लड़ाई लड़ी जाती है। वंदवासी आज के समय में तमिलनाडु में मौजूद है, राइट। अंग्रेजों की सेना आयरकूट के अंदर और ब्रिटिश की सेना काउंट दी लाली और बस्सी के अंदर। अब इसमें होता ये है कि मार्कस बस्सी को ब्रिटिश प्रिजनर बना लेते हैं, उसके बाद उनको लंदन भेज दिया जाता है, उसके बाद फ्रांस को रिटर्न भी कर दिया जाता है ट्रीटी के एग्रीमेंट के तहत। लेकिन मार्कस बस्सी की किस्मत इतनी खराब होती है कि फ्रांस में जाकर भी उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, फांसी की सजा हो जाती है उन्हें, राइट। तो यहाँ पे आयरकूट जीत जाते हैं और फ्रेंच को बहुत बड़ी डिफीट मिलती है, डिसाइसिव डिफीट होती है। डिसाइसिव डिफीट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फुल एंड फाइनल, पता है कि इसके बाद उठ नहीं पाएंगे। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कर्नाटक वॉर, दे वर नॉट डिसाइसिव डिफीट्स, लेकिन यहाँ पर डिसाइसिव डिफीट होती है। तो अपनी जान बचाने के लिए फ्रेंच पौंडीचेरी में भागते हैं, जो कि इनकी कैपिटल होती है, राइट, साउथ में। पौंडीचेरी में अंग्रेज इसका पीछा करते हैं। जब अंग्रेज इनके ऊपर हावी हो रहे होते हैं, फ्रांस के एलाइज मैसूर हैदर अली, ठीक है, मैसूर के हैदर अली इनके एलाय होते हैं, वो उनसे मदद मांगते हैं, ठीक है। फ्रेंच हैदर अली से मदद मांगते हैं। अब हैदर अली ना फ्रेंच की हेल्प करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर अगेन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से हैदर अली की आर्मी पौंडीचेरी के पास आती है, लेकिन बिना बैटल लड़े इनको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं लगता कि लड़ना कहाँ पे है, किसके साथ है, कहाँ मदद चाहिए। तो दे हैव टू रिटर्न बैक। सो कॉन्सिक्वेंटली पौंडीचेरी अंग्रेज जीत जाते हैं। कैपिटल फॉल्स, फ्रांस की कैपिटल गिर जाती है। जैसे कैपिटल गिर जाती है, फ्रेंच के ट्रूप्स का मॉरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इनकी जिंजे एंड माहे, ये साउथ में मालाबार कोस्ट के ऊपर कुछ और इनकी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनको भी अंग्रेज कैप्चर कर लेते हैं और फ्रांस की साउथ में पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। यहाँ पर ब्रिटिश एक डिसाइसिव विक्ट्री जीतते हैं और इंडिया में अब फ्रेंच इज नो लॉन्गर अ सुपीरियर पावर, ब्रिटिश पूरी तरह से फ्रांस को हरा देते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अब बात यह है कि ये लड़ाई जो इंडिया में कर्नाटिक वॉर्स की फॉर्म पे हुई, ये एक पार्ट है इससे भी बड़े युद्ध का जो कि यूरोप में हो रहा है। यूरोप में क्या हो रहा है? 7 ईयर वॉर्स, ठीक है। 7 साल तक उस चलने वाले युद्ध का असर हमें यहाँ पे देखने को मिला था। अब उस 7 साल के युद्ध को भी एंड करना है, तो उसको अंत करने के लिए क्या होता है? पेरिस पीस ट्रीटी को साइन किया जाता है इन द ईयर 1763, और इसी से कर्नाटिक की थर्ड वॉर भी अंत में आ जाती है, ठीक है। तो इधर क्या होता है कि इससे 7 ईयर वॉर भी एंड हो जाती है, और इसमें क्या करते हैं कि इंडिया में, ठीक है, ये अब आपस में डिसाइड करते हैं। जैसे सेकेंड कर्नाटिक वॉर के समय पर व्हाट हैपन्स कि म्यूचुअल रिस्टोरेशन ऑफ प्लेसेस हो जाता है, ठीक है। जैसे जो मद्रास था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद, कि मद्रास वापस दे दिया जाता है अंग्रेज़ों को, और नॉर्थ अमेरिका में जो लुइसबर्ग था वो फ्रांस को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पौंडीचेरी और कुछ फ्रेंच सेटलमेंट्स वापस हम फ्रांस को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। बट ये कंडीशन लगाते हैं कि इसको दोबारा फोर्टिफाई नहीं आप कर सकते, यू विल नॉट फोर्टिफाई इट अगेन। सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह ये एक्ट करेंगे, पॉलिटिकल पावर के बारे में तो आप भूल ही जाइए। फ्रांस को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ से थर्ड कर्नाटिक वॉर यहाँ पर इंडिया में इसका अंत हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा, राइट। अब हम यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लेना अगर यहाँ तक आपको कहानी काफ़ी पसंद आ रही है। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस की डिफीट के ना कारण थे, क्यों वो अंग्रेज़ों से हार गए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी बुक से भी पढ़ लेना, ठीक है। स्टडी है क्योंकि बुक यहाँ पर डिस्कस हो रही है, उसको स्टडी कर लेना। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि कुछ मेन रीजंस। सबसे पहला रीज़न है कि जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना प्राइवेट कंपनी थी, अंग्रेज़ों का कंट्रोल नहीं था यहाँ पे, और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो कॉन्सिक्वेंटली था कि इनके पास ना ऑटोनोमस पावर कम थी, परमिशन लेनी पड़ती थी हर चीज़ की, ठीक है। भाई गैंग्स ऑफ वसीपुर देखिए, तो परमिशन लेनी चाहिए ना, तो फ्रांस को परमिशन लेनी चाहिए थी, ठीक है। हर चीज़ में ये होता है। तो उसमें क्या था कि कुछ क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग में डिले आता था, और उसकी वजह से इनकी पोजीशन नीचे चली जाती थी, और कई ऐसी बैटल्स ये फिर हार जाते थे। सेकेंडली, जो सीट ऑफ पावर थी उसमें फ्रांस के पास ना डोमिनेंट पोजीशंस नहीं थी। फ्रांस सिर्फ पौंडीचेरी में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना के रखे हुए थे, ठीक है। मार्कस बस्सी जिसने हैदराबाद में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंस बनाई थी, उसको वहां से बुला लिया गया वापस बाय अकाउंट दिला ली, तो वो पोजीशन भी लूज हो गई, राइट। लेकिन ब्रिटिश इन्होंने मद्रास और बंगाल में अपनी काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई थी। बंगाल से नेवल पावर को यूज़ करते हुए साउथ में पहुंचाना काफ़ी आसान था, एंड सेम फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। जबकि फ्रांस ये सिर्फ पुडुचेरी में मौजूद है और हैदराबाद में, ठीक है। अगर रीइंफोर्समेंट्स चाहिए तो मुश्किल काम था, राइट। तो ये सेकंड रीजन बनता है। इसके बाद ब्रिटिश की सुपीरियर नेवी थी, फ्रांस की नहीं थी, ये थर्ड कारण है। इसके बाद फोर्थ रीजन इज कि अंग्रेजों ने ना कभी ये नहीं भूला, अंग्रेज थे, मतलब ये ना अंग्रेज थे बिजनेसमैन, ठीक है। मैं कम्युनल नहीं साउंड करना चाहता, तो इसलिए आई विल यूज वेरी सटल वर्ड्स। अंग्रेज ना टिपिकल बिजनेसमैन थे, ठीक है। उनको पता था कि धंधा सबसे चंगा, धंधा हमने करना है, इसके लिए हम पॉलिटिकल पावर लेना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंच जो थे वो कहीं ना कहीं क्या थे कि उनको पता था कि सरकार से तो रिसोर्सेज आ ही जाएंगे, हम कॉन्क्वेस्ट करते हैं। लेकिन सरकार से रिसोर्सेज आए नहीं, बिजनेस का इन्होंने ध्यान रखा नहीं, तो कॉन्सिक्वेंटली काउंट डी लाली और बस्सी की सेना को एम्युनिशन और फंड्स की भी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। ये एक और कारण बना इनकी वीक पोजीशन का। इसी के साथ साथ ड्यूप्लेक्स के अलावा जो बाकी कमांडर्स थे, ठीक है, उनमें इतना दम था नहीं, और ड्यूप्लेक्स को फ्रेंच ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार लिया उसको वापस बुला के, राइट। सो दिस इज वाई द फ्रेंच दे गॉट डिफीटेड एंड ब्रिटिश दे बिकेम द अल्टीमेट पावर, राइट। मजा आया। अब चलते हैं बक्सर की तरफ। ये बात हो गई, ये पूरी डिस्कशन जो हमने की है ना दोस्तों, यहाँ पे ना साउथ में, ठीक है, भारत के पेनिनसुलर रीजन में अब यहाँ पे अंग्रेजों ने खुद को सुप्रीम पावर बना दिया। अब क्या है, इनके पास एक खतरा है मराठा और दूसरा खतरा है मैसूर। अब इनके अगेंस्ट ये लड़ाई लड़ेंगे, तो एंग्लो मराठा वॉर्स एंड एंग्लो मैसूर वॉर्स को हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशंस में, ठीक है। नाउ इन लड़ाइयों से पहले अब अंग्रेजों का ध्यान है बंगाल की तरफ, ठीक है। बंगाल की सिचुएशन देखते हैं। मीर जाफर इनका पिट्ठू बैठा हुआ है वहां पे, क्या टेंशन है। लेकिन बंगाल में हो ये रहा है कि बंगाल में ना मीर जाफर अपने किए का इसको हो रहा है पछतावा, ठीक है। अपने किए का क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग कि कुछ जमींदार मीर जाफर की करतूतों से वाकिफ होते हैं। वो कहते हैं कि इसको हम नवाब नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानना हमने नवाब, ठीक है। क्या करते हैं कि मिदनापुर के राजा राम सिन्हा और पूर्णिया के हिजर अली खान ये रिबेलियन करते हैं, ठीक है। ये रिबेलियन करते हैं और नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ साथ शाह आलम टू, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि उस समय पर कौन था मुगल का एम्परर,
ठीक है, जो मुगल के एम्परर थे उनके बेटे थे शाह आलम टू, वो बंगाल की थ्रोन को हथियाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता लग रहा होता है कि क्या सिचुएशन है। मीर जाफर उन्हें पसंद नहीं, अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की और अच्छे खासे नवाब को हटवा दिया, मतलब ठीक ठाक नवाब को हटवा दिया, राइट। तो वो कहते थे कि इसको अब मौका है कि जो इंडिपेंडेंट हो गया था इसको वापस मैं अपनी टेरिटरी में शामिल कर लूँ। तो वो भी कोशिश करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं बंगाल पे, राइट। इन दो चीज़ों की वजह से मीर जाफर मिलिट्रीली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी बड़ी चालाक है, छोटी सी कोई चीज़ चाहिए होती है उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं, फिर भी बोलेंगे यार थोड़ा और आने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारा रिसोर्सेज ड्रेन हो रहा है। इसी समय पर जब उसको पता लगता है कि अंग्रेज़ तो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरा बुद्धू मेरा खींच रहे हैं या बुद्धू बना रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या है कि ये कहता है कि ये डच की हेल्प लूंगा मैं। जब वो डच के साथ हेल्प लेने की कोशिश करता है, अंग्रेज़ों को पता लग जाता है, अंग्रेज़ कहते हैं इसको मैं मीर जाफर को बाद में देखूंगा, डच जी पहले आप आइए। तो इनकी एंग्लो डच वॉर्स तो वैसे भी चल रही होती हैं, तो थर्ड एंग्लो डच वॉर एक होती है, वैसे उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट सेकंड क्या थी, क्योंकि वो फिर साउथ ईस्ट एशिया की हिस्ट्री बन जाएगी। यहाँ पर हमने सिर्फ ये समझना है इंडिया की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो अंग्रेज़ों की ना कुछ शिप्स मद्रास से साउथ की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है, मद्रास से नहीं, बंगाल से मद्रास की तरफ जा रही होती हैं, राइट। तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से या कम्युनिकेशन के कटने की वजह से क्या होता है कि डच इन शिप्स को होल्ड कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। अंग्रेज़ों को यहाँ मौका मिल जाता है इनसे लड़ने का, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली ये डच के साथ लड़ाई करते हैं, कहाँ पर, बिदर में। बिदर की लड़ाई, जिसको हुगली की लड़ाई भी कहा जाता है, ठीक है। हुगली की लड़ाई या बिदर की लड़ाई एक ही बात है। 1759 में ये लड़ाई होती है, डच बिल्कुल हार जाते हैं यहाँ से और बिल्कुल भी एक फॉर्मिडेबल पावर नहीं रहते हैं फिर इंडिया में, राइट। तो डच गए। अब मीर जाफर बड़ी पोजीशन, उसकी पोजीशन ऐसी है कि वही धोबी का या वॉशरमैन का डोंकी, नहीं वॉशरमैन का डॉगी, ये बन जाता है वो, राइट। अब रॉबर्ट क्लाइव ये सारी पोजीशन देखता है ना, ये कहता है कि यार ये जाफर ना जैकल है तो जैकल ही रहेगा। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का जैकल भी कहा जाता था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव इसको अपना लॉयल बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि यार ये हमारे काम का रहा नहीं, इसका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढो। रिप्लेसमेंट का मौका इनको मिलता है जब सक्सेशन डिस्प्यूट बंगाल में नजर आता है। कैसे? मीर जाफर का बेटा होता है मीरन, मीरन की डेथ हो जाती है और मीर जाफर मीरन के बेटे को अपना सक्सेसर घोषित करना चाहते हैं। अब मीरन के बेटे का नाम नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये उसका सक्सेसर डिक्लेयर करना चाहते हैं। बट यहाँ पर होता ये है कि मीर कासिम जो मीर जाफर का जवाई है, ठीक है, दामाद, तो ये कहता है कि यार नवाब तो मुझे बनना चाहिए, ये कौन होता है मेरी गद्दी लेने वाला। तो अंग्रेज़ों के साथ ये कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो उस समय पर अब रॉबर्ट क्लाइव मीनवाइल वो अब गवर्नर नहीं है, कहाँ के? बंगाल के, ठीक है, वो गवर्नर नहीं है। बंगाल के गवर्नर कौन बन जाते हैं? वैंसेटार्ट बन जाते हैं बंगाल के गवर्नर। तो मीर जाफर वैंसेटार्ट के पास जाता है, वो कहता है कि आप मुझे बना दो नवाब, ठीक है, आपको जो फेवर चाहिए मैं कर दूंगा, राइट। तो ये फिर मीर जाफर पर प्रेशर डालते हैं और इससे मीर कासिम राइटफुल आयर बन जाता है फॉर बंगाल, ठीक है, और उसको नवाब बना दिया जाता है। जैसे वो नवाब बनता है फिर लेट जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं सबके सब, राइट। तो ये क्या करते हैं कि ज़मींदारी ये बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग जैसे रिच विलेजेस, ठीक है, रिच टाउन्स की ज़मींदारी ये इनको दे देते हैं। ये बहुत रिच प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस मैं कह रहा हूँ बट एक्चुअली देवर सब प्रोविंसेस, ठीक है। तो ये जो जुरिस्डिक्शन थी बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग की, यहाँ की ज़मींदारी, यहाँ का राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया है। सिचुएशन अच्छी नहीं है, बट मीर कासिम इज़ एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इससे हमें यहाँ से पता लगता है कि एक तरफ नो डाउट उन्होंने अंग्रेज़ों को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए ये ब्राइब्स वगैरह दे दी, बहुत सी पर्सनल ब्राइब्स भी दी थी वैंसेटार्ट को और अंग्रेज़ों के ऑफिशियल्स को। लेकिन इसी के साथ साथ इसे पता था कि मीर जाफर वाला हाल मैंने अपना नहीं करना, तो सबसे पहला काम इन्होंने किया कि मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं अपनी कैपिटल मोंगीर में शिफ्ट कर देता हूँ। मोंगीर कहाँ पे है? बिहार में। बिहार में कैपिटल शिफ्ट की ताकि मुर्शिदाबाद में चल रही कॉन्स्पिरेसी का असर मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पर ना हो, ठीक है। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने कई ऐसे ऑफिसर्स जो इनकी इन्फॉर्मेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करते थे, तो ऑफिसर्स को हटा दिया और एफिशिएंट ऑफिसर्स उनकी नियुक्ति करनी स्टार्ट कर दी। इसी के साथ फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू की मिसयूज ऑफ दस्तख्त के ऊपर,
ठीक है, तो वो उससे फाइनेंसेस को इंप्रूव करने की कोशिश की और अपनी आर्मी को भी ये क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइज। इनको पता है कि 930 सैनिक 10,000 पर भारी पड़ते हैं, 3050 सैनिक 50,000 पर भारी पड़ सकते हैं, तो आई नीड टू मॉडर्नाइज। इसी के में इन्होंने प्लान बनाया कि मोंगीर में मैं एक गन फैक्ट्री बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी सेना के लिए गन्स बनाऊंगा, राइट। ये बातें अंग्रेज़ों को पता लग रही है अब, ठीक है, दे आर वेरी वेल अवेयर, ठीक है, दे आर वेरी वेल अवेयर कि ये सब क्या चल रहा है, राइट। और कासिम डिसाइड करता है कि अब मैंने अपनी सॉवरेनिटी के साथ, ठीक है, नवाब अगर मैं हूँ तो अंग्रेज़ों को गिफ्ट दिए मैंने, उनको अपने सिर पर नाचने को नहीं कहा, तो यहाँ पर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, ज़मींदार बनाया तो ज़मींदार की तरह रहो, नवाब की तरह नहीं। नवाब मैं हूँ तो मैं टॉलरेट नहीं करूँगा अगर मेरी अथॉरिटी को डिफाई किया, राइट। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ लोग जैसे राम नारायण, ये डिप्टी गवर्नर थे बिहार के, ये इनका कहना नहीं मानते थे, इनको हटवा दिया, मरवा दिया, ठीक है, तो एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की। इसी के साथ इन्होंने इक्वल फुटिंग पे रखने के लिए ना लोकल ज़मींदारों को, और ज़मींदार नहीं, लोकल ट्रेडर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड को इक्वल फुटिंग पे रखने के लिए क्या किया कि दस्तक का तो मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर डाल रहे हैं। इसने वेंसेट आर्ट को लेटर भी लिखी थी, वो भी नहीं मान रहे थे, तो तब इन्होंने कहा क्या कि लोकल ट्रेडर्स को भी अब टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ताकि इक्वल फुटिंग पे रहें। तो कॉन्सिक्वेंटली अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा ना डर लगना शुरू हो गया कि ये इंसान ना भरोसे लायक है नहीं, राइट। तो ये जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन थी मीर कासिम की, ये कारण बना कि अब अंग्रेज़ मौका ढूंढ रहे हैं कि इनसे हम लड़ सकें। जब दस्तक के कॉन्टेक्स्ट में मीर कासिम ने इनलैंड ट्रेड के लिए लोकल ट्रेडर्स को भी कहा कि आप भी टैक्स मत दो क्योंकि दस्तक का मिसयूज़ हो रहा है, राइट, तो उसमें नुकसान हो रहा है। एक तो बंगाल में जो थोड़ा बहुत टैक्स आता था वो भी आना बंद हो गया है, लेकिन ट्रेडर्स को इक्वल फुटिंग पे रखने के लिए उन्होंने उनको से भी टैक्स लेना बंद कर दिया। अंग्रेज़ों को लगा इसमें अपना नुकसान कि ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है सबको, अंग्रेज़ चाहते थे कि हमें बेनिफिट मिले, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली क्या किया, इसमें पटना पे अंग्रेज़ों ने अटैक किया 1763 में, राइट। इसके बाद नवाब मीर कासिम को कई बैटल्स में डिफीट किया एंड अल्टीमेटली नवाब को भागना पड़ा और भागकर वो पहुंच गए अवध में। अवध में उन्होंने शुजाउद्दौला और शाह आलम II जो मुगल एम्परर हैं, एंड ही इज़ बेसिकली एज वी नो फ्यूजिटिव मुगल एम्परर, वो भी अवध में उस समय मौजूद थे, तो यहाँ पर इनके साथ अलायंस बनाई। अलायंस जब बनाई तो इन्होंने कहा कि बक्सर की लड़ाई में आ जाओ, टाइम डाल लो, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर अक्टूबर 1864 यहाँ पर लड़ी, राइट। अंग्रेज़ों ने मेजर मनरो की अध्यक्षता में अपनी सेना भेजी एंड ये 3 अलायंस थे यहाँ पर, और ये युद्ध अनलाइक बैटल ऑफ प्लासी बड़ा ही घमासान युद्ध होता है, बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं दोनों साइड, बट अल्टीमेटली ब्रिटिश जीत जाते हैं। जीतने के बाद अब ये अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करेंगे पूरे के पूरे इंडिया में, पर्टिकुलरली बंगाल में, ठीक है। अब देखो 3 पावर्स कौन सी हैं, अवध, बंगाल एंड मुगल्स, ठीक है। इनके साथ अब ट्रीटी साइन करके अपनी पोजीशन देखो कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सबसे पहली ट्रीटी जो इन्होंने साइन की, सबसे पहली ट्रीटी वो साइन की इन्होंने नवाब ऑफ अवध के साथ, और इलाहाबाद में कहा कि चल तेरी जगह पे आके, ठीक है, आप कहते हो ना अपनी गली में डैश भी डैश शेर होता है, तो हम आपकी गली में आते हैं हम, तो इलाहाबाद में आए और वहाँ पे इन्होंने ट्रीटी साइन की जिसको फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने नवाब को कहा कि आप 50 लाख की वॉर इंडेमनिटी दोगे क्योंकि आपकी लड़ाई की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो दिस 50 लाख रुपीज़ एट दैट टाइम वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, राइट। सो ये चीज़ देनी पड़ती है इन्हें। इसी के साथ साथ नवाब को कहा जाता है कि ये इलाहाबाद और कोरा जो आपका है ये शाह आलम II को दिया जाए। यहाँ पर ये आप सभी के मन में सवाल आ सकता है कि ये इलाहाबाद एंड कोरा क्यों दिया गया था शाह आलम II को। तो बेसिकली ना अंग्रेज़ अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहते थे, ठीक है, और इस अथॉरिटी को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि ये टेरिटरीज हम मुगल एम्परर को दे रहे हैं और वो अब से हमारा पेंशनर है, ठीक है। तो कहीं ना मुगल एम्परर को दिखाया गया कि देखो ट्रीटी हम साइन कर रहे हैं, हम आपके भले आपके साथ हैं, ठीक है। ये मत समझना कि ट्रीटी से कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये अभी भी मुगल एम्परर को एम्परर बने रहने देना चाहते थे ताकि बाकी रीजनल पावर्स अभी भी इनको शक में ना देखें। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो लगातार चिंतित हो रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लगातार फुसफुसाहट हो रही थी, ये किस तरह की प्राइवेट कंपनी आपने वहाँ पर भेजी जो लड़ाइयाँ लड़ रही है, इतना ज़्यादा वहाँ पे करप्शन कर रही है और ब्रिटिश इंटरेस्ट तो सर्व ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दुश्मन बहुत ज़्यादा ब्रिटिश पार्लियामेंट में मौजूद थे, ठीक है। तो ये इंश्योर करना चाहते थे कि मुगल एम्परर बना रहे वहाँ पे ताकि ये यही दिखाएं अभी भी हम ट्रेड ही कर रहे हैं, जो हमने थोड़ी बहुत किया है वो सिर्फ अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया है, ठीक है। बड़े चालाक थे ये लोग। तो इसलिए इन्होंने ना मुगल एम्परर को अपनी साइड करने के लिए अवध के नवाब से इलाहाबाद और कोरा मुगल एम्परर को दिलवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद नवाब के साथ एक अलायंस
साइन करवाई। नाउ दिस अलायंस वाज अ प्रिलूड टू, नॉट एग्जैक्टली बट अ प्रिलूड टू सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस के जैसी थी लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं थी, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस जो वेलेस्ली ने स्टार्ट की थी उसकी बड़ी स्पेसिफिक प्रोविजंस हुआ करती थी। यहाँ पर इस अलायंस के चलते इन्होंने कहा कि अवध आप अब हमारे फ्रेंडली बफर स्टेट हो, यहाँ पर हम अपनी सेना रखेंगे जो आपके फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करेगी और उनको जो सैलरी मिलेगी वो आप दोगे भाई, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको मिल रही है ना। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जो बफर स्टेट बनाई ना, ये बफर स्टेट इसलिए बनाई ताकि बंगाल के जो इनकी क्या है पोजीशंस हैं, ठीक है, ये अवध था, सिचुएशन ऐसी थी कि ये अवध था, मराठास की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो जाती थी और ये बंगाल की ऐसे जुरिस्डिक्शन स्टार्ट हो जाती थी। तो इनकी ब्रिटिश की पोजीशंस यहाँ पर इस तरह से स्कैटर्ड थी, राइट। तो बंगाल के नवाब को भी अपना एक तरीके से अपना पिट्ठू बना लिया है, अवध के साथ इन्होंने अपना फ्रेंडली बफर स्टेट बना लिया है, तो ये ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस है। तो अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स के बीच में बफर बना के रखा हुआ है। इस पॉलिसी को रिंग फेंस पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है, रिंग फेंस पॉलिसी, कि ये इनकी अपनी टेरिटरी है, ये स्टार, राइट, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो आस पास ये टेरिटरी जिसकी भी है उसको अपना फ्रेंड बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो, इसको बना लो, और यहाँ पर एनिमी है, ठीक है, इधर एनिमी है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर एनिमी इधर आने की कोशिश करेगा तो पहले इनकी टेरिटरी उड़ेगी, तो मीनवाइल इनको एक मौका मिल जाएगा खुद को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो ये बफर स्टेट बना ली थी एंड मराठा से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई। इसके बाद सेकेंड ट्रीटी साइन की जाती है। अब शाह आलम भी यहीं पे मौजूद है, शाह आलम 2, इनके साथ सेकेंड ट्रीटी साइन की जाती है। तो इस ट्रीटी के तहत सबसे पहले तो कोरा इलाहाबाद दे दिया इसको और कहा कि आप इलाहाबाद के किले में 6 साल तक मतलब हमारे मतलब प्रिजनर बन के रहोगे, पेंशनर, नॉट प्रिजनर, दिस इज पेंशनर, ठीक है, पेंशनर की तरह रहोगे, आप पेंशन लोगे और आपने कहीं आना जाना नहीं है, गार्ड्स बाहर बैठे हैं, जो चाहिए हम भिजवा देंगे, ठीक है, तो पेंशनर की तरह, तो दैट इज लाइक वर्चुअल होम प्रिजन टाइप ऑफ थिंग। तो पेंशनर कह लो, प्रिजनर कह लो, पटेटो पटाटो, तो अंग्रेजों के हिसाब से ये हो रहा था। इसी के साथ मुगल एम्परर को फोर्स किया गया कि एक और फरमान दो अब। तो 12 अगस्त 1765 में, 1717 के बाद 12 अगस्त 1765 को एक फरमान साइन करवाया गया मुगल एम्परर से, जिससे कि अंग्रेज़ों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा यानी पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया जो मुगल डोमिनियन था उसका ज़मींदारी राइट ग्रैब कर लिया। ज़मींदारी नॉट ज़मींदारी, दीवानी राइट, ठीक है, कंपनी दीवान बन गई। दीवान का मतलब है कि यहाँ पर अब क्या टैक्स लगाना है ये ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड करेगी, दिस विल बी डिसाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो यहाँ से इम्पॉवरिशमेंट ऑफ बंगाल शुरू हो जाती है। देखो किसी टाइम पे मगध था यार, भारत में बंगाल मगध था, आज हम बीमारू स्टेट का बी इज बंगाल। तो ये जो शुरुआत हुई ना बंगाल के पतन की, ये अंग्रेजों के टाइम पर हुई, ठीक है। आज हमारा कर्तव्य बनता है भारत के नागरिक होने के नाते, और चाहे हमारी कोई भी विचारधारा हो, बंगाल को उठाने की जरूरत है। बंगाल में बहुत स्कोप है आज, ठीक है, मगध वहां पे था यार, बंगाल में बहुत स्कोप है, तो और बिहार में भी बहुत स्कोप है। तो ये जो बी बनते हैं, ये आप जानते हैं, ये बी बीमारू स्टेट्स के बंगाल एंड बिहार हैं, राइट। तो यहाँ पर दीवानी राइट्स इनको मिल गए, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए, इंडिगो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आगे जाके रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण भी बनेगा। सो दिस बिकेम ए प्रॉब्लम। इसी के साथ कहा कि 26 लाख का एनुअल पेमेंट आप दोगे मुगल जी, ठीक है, आप हमें नहीं सॉरी, मुगल एम्परर ने इनको दीवानी राइट दिया, दीवानी राइट मिल गया, कहा कि टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो लेकिन मुगल को भी कुछ देना पड़ेगा, अल्टीमेट सुल्तान तो मैं ही हूँ, एम्परर मैं ही हूँ, तो 26 लाख आप मुझे दोगे। अलॉन्ग विद दिस जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निजामत के एक्सपेंसेस हैं, यानी कि निजामत होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पुलिस एंड फौज यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ती है, उसके खर्चे के लिए कंपनी जी आप 53 लाख दोगे, राइट। अब ये देने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कंपनी को पता था कि दीवानी मिल गई ना, दीवानी मतलब दीवानी राइट्स, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा सरप्लस रेवेन्यू मिलता था कि ये कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी इनके लिए, इतना ज़्यादा मिलता था कि अंग्रेज़ अब बाकी वॉर्स को फाइनेंस कर सकते थे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक कारण बना, जिससे कि दिस इज नाउ अ स्टेपिंग स्टोन, ठीक है, साउथ एंड बंगाल ये स्टेपिंग स्टोन बन गया फॉर ब्रिटिश टू कैप्चर रेस्ट ऑफ द इंडिया, राइट। अब इसमें बंगाल में क्या किया, ठीक है, ये बात हमने की अवध की और मुगल एम्परर के साथ। बंगाल के साथ अंग्रेजों ने की एक जनरल सेटलमेंट, ठीक है, जनरल सेटलमेंट होती है, इसमें मीर कासिम को हटा दिया गया, डिपोज कर दिया, मीर जाफर को कहा कि काका तू आ जा वापस, ठीक है, ये आ गया वापस और कहा कि काका हुन थ्रोन ते बहना है तो चंगी तरह बहना है, ठीक है, हमारी बात माननी है, साडी गल माननी है तुसी, राइट, ये इन्होंने कहा। तो सबसे पहले इन्होंने मिदनापुर, बुर्दवान, चिटगांव
ये वापस मांगे, कहा कि ये हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। ड्यूटी फ्री ट्रेड हम करेंगे बंगाल में, इनलैंड ट्रेड किसी तरह का हमने टैक्स नहीं देना। वैसे तो ज़मींदारी राइट ही दीवानी राइट मिल चुका है इनको, ठीक है, तो दीवानी राइट में अब टैक्स से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड नवाब पर अभी भी कौन है, मीर जाफ़र, ठीक है, तो ये ट्रेड के लिए टैक्स ले सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमसे टैक्स नहीं लेना, ठीक है, सिर्फ सॉल्ट को छोड़ के 2% सॉल्ट के ऊपर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन बाकी जितना हम सामान ले रहे हैं उस पर हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, तो इस पर ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो अब दस्तक की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, दस्तक दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा माल है, हम ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे। इसके बाद 5 लाख पर मंथ हम ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी नवाब से, ठीक है। क्यों लेगी? क्योंकि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको, हमारी फौज बैठी है यहाँ पे, राइट। आपको 5 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे और जितनी अपॉइंटमेंट्स है वो हमसे पूछे बिना नहीं करनी, ठीक है। और अपनी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ये जो मोंगीर की गन फैक्ट्री है ना, ये पागलपंथी छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, हम प्रोटेक्शन देंगे जो भी चाहिए, राइट। तो मीर जाफ़र, सारा कुछ मानना पड़ा इसे। मीर जाफ़र की फिर डेथ हो गई, उसके बाद निजामुद्दौला, ठीक है, उसका बेटा नाजिमुद्दौला ये बन गया नवाब, राइट। तो इसको कंपनी ने फर्दर फोर्स किया, कहा कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ये अब कंपनी के होंगे, यानी कि निजामत फंक्शंस भी ना कंपनी ने इनडायरेक्टली अपने पास ले लिए। मुगल एम्परर शाह आलम II से ट्रीटी साइन करवा के इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। अब नजीमुद्दौला से ट्रीटी करके, सेटलमेंट करके इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो डिफेंस, यानी कि आपने जो भी अपनी टेरिटरी की डिफेंस करनी है वो हमारा काम है। फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, आपके जो रिलेशन है दूसरे रूलर्स के साथ वो हमारी जुरिस्डिक्शन में रहेगा, ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, कहते हैं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि काइंड ऑफ लाइक DC, ये एक नायब सूबेदार के हाथ में रहेगी। इस नायब सूबेदार ये हम नॉमिनेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे ना नायब सूबेदार बनेगा, वो बनेगा नायब सूबेदार, ठीक है। और ये नायब सूबेदार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, DC या SSP की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इससे प्रैक्टिकली निजामत फंक्शंस भी अंग्रेजों के हाथ में है, ठीक है। कैसे हैं कि देखो, नवाब है, नवाब की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक नायब सूबेदार कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और ये नायब सूबेदार EIC अपॉइंट करवा रही है, तो जो ये कहेगी वो ये मानना पड़ेगा इसे। दूसरा, जो इसकी डिफेंस है और फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी नायब सूबेदार के थ्रू होती हैं, लेकिन क्योंकि इस नायब सूबेदार को ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही है तो इनडायरेक्ट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को कि निजामत फंक्शन, दीवानी फंक्शन तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वैसे है, लेकिन निजामत फंक्शन ये वर्चुअली इनके पास है, ठीक है, प्रैक्टिकली इनके पास है, नहीं प्रैक्टिकली कहेंगे, हाँ प्रैक्टिकली इनके पास है, लेकिन देखने में लगता है अभी भी नवाब है। तो इस सिस्टम को कहते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आपने ड्यूअल गवर्नमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें क्या था कि थ्योरी में तो दीवानी फंक्शन ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है, नवाब जो है उसके पास निजामत फंक्शन रहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं क्लियरली कि निजामत फंक्शन भी कंपनी के पास है, राइट। सो दिस वॉज मियरली अ शैम, जिससे कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में इन्होंने रख ली थी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी गलत होता है ना अगर, तो कहते थे कि नवाब नहीं संभाल पा रहा चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर सवाल आप सभी का ये बन सकता है, ये रॉबर्ट क्लाइव का याद रहा था सारा का सारा, सवाल ये बन सकता है कि आखिर अंग्रेज़ों को ये करने की ज़रूरत क्या थी, बन जाते हैं नवाब खुद ही, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। तो इसके रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि कंपनी अपने असली रंग अभी छिपा के रखना चाहती थी, ठीक है। जो दूसरे प्रिंसेस थे जैसे तो उनको समझ आनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बाकी के जो राज रजवाड़े थे ना, जैसे कि मराठास एंड मैसूर, इनसे अपने रंग छिपा के रखना चाहती थी, ठीक है। तो दैट वाज द रीज़न जिससे कि कहते थे कि अभी भी नवाब की थोड़ी सी अथॉरिटी रहने दो। दूसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके बहुत से दुश्मन थे, वो कहते थे कि ट्रेड की इनकी मोनोपोली ख़त्म करो, ये सिर्फ गंद और करप्शन मचा रहे हैं, हम बाकी कंपनीज को भी अलाउ करो। तो उनसे खुद को छुपाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने शरीफ बनने के लिए कहते थे कि नहीं नहीं, मुगल एम्परर ने खुद ही हमें दीवानी राइट दिया है, निज़ाम अभी भी वही है, अगर निज़ामत भी इनको मिल जाती तो आप खुद सोचो कि अगर इंडिया की कोई कंपनी, उसको राइट्स मिले हैं कि अफ्रीका में जाके वो ट्रेड करे, और वहाँ पे ट्रेड करते समय वो क्या कर रही है, एक अफ्रीका की टेरिटरी के गवर्नमेंट बना दी उन्होंने वहाँ पे, एक प्राइवेट कंपनी ने। जस्ट इमेजिन, आपको नहीं लगता पार्लियामेंट में थोड़ा बवाल मचेगा कि वहाँ पर दैट कंपनी शुड रिप्रेजेंट इंडियन इंटरेस्ट, लेकिन वहाँ पे तो प्राइवेट कंपनी चल रही है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। और दूसरा, यूरोपियन पावर्स को, ठीक है, इल्यूजन में रखना चाहती थी। वैसे तो बाकी की यूरोपियन कंपनी जितनी भी थी, उन्होंने सूबाशिप जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की थी वो एक्सेप्ट कभी करते ही नहीं,
ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा नवाब को ही प्रोजेक्ट करना चाहते थे, हेड ऑफ निजामत फंक्शंस, ताकि बाकी यूरोपियन पावर्स जो हैं ये सारी चीज़ें देख के एकदम से इंडिया की तरफ कूच करना ना शुरू कर दें। हालांकि अंग्रेज़ों को इतना खतरा नहीं था इससे, बट फिर भी अपनी पोजीशन को ये स्ट्रेंथन करना चाहते थे। और दूसरा यार, अब पता क्या होता है, मैन पावर की भी कमी थी। ऐसा है कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन करना एक ऐसे देश में जितनी इतनी डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो काफ़ी समस्या आ जाती है। सो दैट इज़ अ रीज़न कि यहाँ पर मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से भी कहा गया कि बंगाल के जो नवाब हैं वही अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, हमें आप सिर्फ रोकड़ा भेजते रहो, राइट। तो इन सारी चीज़ों के चलते अंग्रेज़ों ने ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया। दिस इज़ द सिचुएशन। तो यहाँ पर आज के सेशन को दोस्तों हम यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, पॉलिटिकल कंक्लूजन ये निकला कि इन्होंने बंगाल के नवाब को बना दिया अपना पपेट, अवध के अपने नवाब को बना दिया एलाई, और मुगल एम्पर को बना दिया अपना पेंशनर, और बंगाल से लेकर इलाहाबाद तक का पूरा रास्ता अंग्रेज़ों के कदमों में है, यानी कि दिल्ली अब दूर नहीं, राइट। तो यहाँ से एक नई दास्तान शुरू हो जाती है ब्रिटिश के लिए बाकी पूरे भारत को कैप्चर करने के लिए। सो दिस इज़ द सिचुएशन एंड दिस इज़ द स्टोरी फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि पूरे फ्लो में कहानी की तरह आपको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि आप इस पूरे सेशन को बिना रुकावट और बिना किसी खिटपिट पे के समझ पाएँ, राइट। सो जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, P2I बैच के फीचर्स में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता के इस सेशन को एंड करूंगा, ठीक है। तो P2I बैच देखो यार, लेना किसको चाहिए? आप में से बहुत से लोग यही पूछते हैं कि सर P2I बैच करते रहते हो, हम लें भी कि ना लें। यार अगर आप UPSC 2024 की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? यू नीड समवन टू मेंटोर यू, जिसकी गाइडेंस मिले, ठीक है। और गाइडेंस ऐसा है कि पूछ के नहीं आती, मतलब डाउट ऐसा है कि अपने आप आता है, ठीक है। कुछ पढ़ रहे हो, डाउट आएगा, वो रिजॉल्व कोई कर दे। कई बार हम इतने समझदार होते हैं कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत बार हमें एक थर्ड ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक डॉक्टर से कुछ ओपिनियन ले रहे हैं, राइट। सो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मेंटोर से सलाह लेते हैं। और ये सलाह किन चीज़ों को लेकर है? बुक स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है, कोई टेक्निकल डाउट हो गया वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, या फिर कोई टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई वो हमें चाहिए होती है। तो मेंटोरशिप इसमें आपको मिलेगी, आपको लाइव क्लासेस होंगी, फाउंडेशन बनेगी, बेसिक से लेकर टॉप लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे। फिर जितना हम कवर कर रहे हैं उसमें वीकली टेस्ट होंगे आपके, हफ्ता कवर करने के बाद जितना किया 1 वीक में, रिवीजन अच्छी करने के लिए वीकली टेस्ट होंगे, स्टैटिक करंट दोनों आएगा। अलॉन्ग विद दिस करंट अफेयर प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है यार, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम। करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी तैयारी इसमें की जाती है डेली बेसिस पे, उसमें PDF भी मिलता है, तो चाहे आप वीडियो देखना चाहते हैं या PDF पढ़ना चाहते हैं या दोनों करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मंथली कंपाइलेशन भी आपको मिलती है यहाँ पे, कि अगर आपसे डेली बेसिस पे नहीं हो रहा तो आप मंथली कंपाइलेशन पर भी रिलाई कर सकते हैं, और जो डेली बेसिस पे देख रहे हैं वो मंथली कंपाइलेशन से रिविजन कर सकते हैं, राइट। सो काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। प्रीलिम्स के समय पर अब ये सारा कुछ ना जैन टू फेब के बीच तक हम करते हैं, जहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड होती है, फिर जैन फेब के मिड में, ठीक है, मिड जैन के आसपास आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाता है। क्रैश कोर्स में क्लासेस होती हैं, बुक्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज होगी विद वीडियो सोल्यूशंस। अलॉन्ग विद दिस जब प्री क्लियर हो जाएगा तो मेंस का भी पूरा हम टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, उनको 360 डिग्री एनालिसिस के साथ कवर करेंगे, जैसे कि मैं अपनी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज में भी करता हूं। एंड उसके थ्रू कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी इन अ पोजिशन जिससे आप एकदम सॉल्व कर सकें उसे, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी होगी, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगी, और इन सारी चीज़ों की मदद से आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो डू नॉट डिले गाइस, डू नॉट डिले। इसमें जितना जल्दी एनरोल करना चाहते हो कर लो। ऑलरेडी अगस्त स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है अगले साल पेपर कब है आपका? 26 में। डू यू थिंक 1 ईयर इज लेफ्ट? नो, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 6 महीने हैं आपके पास। तो इस 6 महीने में फाउंडेशन अब बनानी बहुत ज़रूरी है। जनवरी ऑनवर्ड्स हम प्री करेंगे, प्री क्रैक करेंगे, और फिर मेंस में आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, पौड़ी पौड़ी करता जा, जय माता, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, ये सारा हमारा रहेगा, राइट। सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू यूज द कोड CS Live फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। सी यू सून इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।